आप सबका स्वागत है मेरे हॉरर स्टोरी में खून बरसेगा एपिसोड भाग 2। आप सब मेरी कहानी को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दिन कमेंट मेरी करें। मौत से टक्कर खाते रहे, कितना खून चढ़ा, कितना ग्लूकोज चढ़ा, कितना प्लास्टर और पट्टियां चढ़ी और उतरी, कितने लोग आए और गए, कितनों ने आंसू बहाए और कितने मन ही मन प्रसन्न हुए। मैं कुछ न जानता था, पर ऐसा आभास होता था जैसे जैसे ये सब 3 महीने तक बराबर चलता रहा। परलोक वाले 3 महीने की लगातार जिरह और दलीलों के बाद शायद इस नतीजे पर पहुंचे कि मेरे लिए अभी उनके यहाँ कोई जगह नहीं। मुझे अभी मुसीबत भरी इस गोल दुनिया में ही रहना चाहिए। मुझे उन्हीं इंसानों के बीच रहना चाहिए जो अब इंसानियत के जामे को उतार चुके हैं। पर ऐसा क्यों किया उन्होंने? मुझे तो मर ही जाना चाहिए था। ये कितना बड़ा अन्याय हो रहा था मेरे साथ। जब मुझे होश आया तो मैंने चीखना चाहा, चीख कर कहना चाहा, नहीं नहीं, मुझे मार दो, मैं जीना नहीं चाहता। पर मेरी आवाज इतनी सशक्त नहीं थी जो मैं चीख पाता। मेरे होंठ हिलते थे, मगर आवाज सिर्फ इतनी थी कि मेरे पास खड़े आदमी को सिर्फ कराहट ही सुनाई दे। पर मैं देख सकता था, मैं देख रहा था कि अब मेरे पास एक ही टांग है, दूसरी टांग नजर नहीं आती। बस 1 फुट का प्लास्टर चढ़ा नजर आया और दाईं टांग एक हुक पर सीधी कसी हुई थी। मैंने पास खड़ी नर्स से कुछ पूछना चाहा, किंतु पूरा जोर लगाकर भी मैं नहीं पूछ पाया और मेरे सवाल मेरे पास ही रह गए। मैं अपने आप ही जवाब मांगता रहा, फिर निरुत्तर हो गया। मेरे चेहरे पर भी पट्टियां चिपकी थीं। कोई ठोस पदार्थ था, सिर्फ होंठ, नाक और आंख खुले थे। बाकी सब तो सफेद मुर्दे की तरह था। एक ओर ग्लूकोज की बोतल टंगी थी, दूसरी तरफ लाल बोतल खून की लग रही थी। मुझे होश में आया देख डॉक्टर के चेहरे पर हल्की सी चमक आ गई। सामने 2 नर्सें टहल रही थीं और 3 डॉक्टर मेरे आसपास ऐसे खड़े थे जैसे मुझ पर कोई परीक्षण किया गया हो और उसका नतीजा देखना चाहते हो। फिर वे आपस में बातें करने लगे। मुझे उनकी आवाजें बहुत धीमी सुनाई पड़ रही थीं। शायद वे धीमे स्वर में बोल रहे थे या फिर मैं ही बहरा हो गया था। पर जब वे चले गए तो मैंने नर्स का धीमा स्वर सुना, आपको बधाई, आप खतरे से बाहर आ गए। मैंने एक नजर कटी हुई टांग पर डाली। मेरा आशय शायद वो समझ गई थी। विज्ञान बहुत आगे बढ़ चुका है, घबराइए नहीं, आप हमेशा ऐसे ही नहीं रहेंगे। मैं टकटकी लगाए उसे देखता रहा। वो कितनी मीठी मीठी बातें कर रही थी, मुझे बहका रही थी जैसे वो माँ हो और मैं कोई बच्चा। उसके बाद दिन गुजरते रहे, मैं बीमार ही पड़ा रहा। मुझे लोग इस प्रकार देखने आते थे जैसे मरे जिस्म की नुमाइश लगी हो। कोरी सहानुभूति, एक दिखावे और रीति के अलावा और क्या है। मेरे डैडी की हालत तो पागलों जैसी हो गई थी। वे इतने दुबले हो गए थे कि पहचानने में नहीं आते थे। अलबत्ता मेरी सौतेली माँ पहले से कुछ अधिक तंदुरुस्त नजर आती थी। पर मैं जिस चेहरे को अपने पास देखना चाहता था वो कहीं नजर नहीं आई। मुझे क्या मालूम क्यों नहीं नजर आई, कहां खो गई। इतनी भीड़ भरी दुनिया में शायद सचमुच कहीं खो गया था। वो मालती का चेहरा था, मैं तो उसे देखना चाहता था। ऐसी हालत में वो मेरे साथ होती तो मुझे कितना सहारा मिलता। नहीं नहीं नहीं, मैं तो अब कुरूप हो गया हूं। उसे मेरे पास नहीं आना चाहिए, उसे भूल जाना चाहिए, उसे ये सब ख्वाब समझकर भूल जाना चाहिए। मैं अब इस योग्य नहीं रहा था। पर मालती है कहां? क्या उसे मेरी हालत का पता नहीं?
बीती हुई बातें एक बार फिर जहन में करवटें लेने लगीं। धुंध जैसे जागी और मालती साकार हो गई। इश्क की पींगें आसमान को छूने लगीं। कस्में वादे याद आए, मंदिर की घंटियां याद आईं, जहां भगवान को साक्षी मानकर मैंने उसका हाथ थाम लिया था। मैं भी समाज से डरता था, अपने पिता से डरता था। इसलिए डरता था कि कहीं इस बात का पता लगते ही मेरे डैडी मालती या उसके परिवार को कुछ हानि न पहुंचा दें, या मेरे इश्क का भूत उतारने के लिए उसे कहीं मुझसे दूर न कर दें। मैं जानता था कि उनके पास इतनी पावर है कि वे कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए मैंने ये भेद कभी खुलने नहीं दिया। लेकिन उस रात क्या कुछ हो गया। सारी दुनिया वीरान हो गई। वो आग कैसे लगी, क्यों लगी, वो दरवाजे क्यों बंद थे, मेरे पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। मैंने पेट्रोल की गंध महसूस की थी। फिर मुझे याद आया कि मैंने किसी कार के हॉर्न की ध्वनि और इंजन का हल्का सा स्वर भी सुना था। उस इमारत के आसपास कोई भी इमारत नहीं थी। मुझे याद आया कि फोन की लाइन डेड थी। ऐसा क्यों था? तो क्या किसी ने मुझे मार देने का प्लान रचा था? पर क्यों? मुझसे किसी की क्या शत्रुता? और फिर मुझे मारने वाले को यह पक्का यकीन कैसे था कि मैं उस वक्त वहां पहुंचूंगा? जाहिर है कि यदि किसी ने मुझे मारना चाहा था तो वो योजनाबद्ध था। पहले मैं हल्की नींद में था और तमाम घटनाओं के बारे में सोचता रहा था। पुलिस इंस्पेक्टर उस दुर्घटना के बारे में मेरा बयान ले चुका था। मैंने उसे वे सब बातें बताईं जो मुझे याद थीं। मुझे पता लगा कि टैक्सी ड्राइवर बंता सिंह ने न सिर्फ फायर ब्रिगेड को सूचित किया था, बल्कि मुझे भी जलती आग से बाहर निकाला था। इस चक्कर में वो खुद भी जख्मी हो गया था। मैं बंता सिंह से मिलना चाहता था, पर मेरा ये काम इंस्पेक्टर कर रहा था। हल्की नींद में मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एकदम वायु की तरह हल्का हो गया और मेरा शरीर बिस्तर से ऊपर उठने लगा। इस अजीब स्थिति से मैं बौखला सा गया। मैंने महसूस किया जैसे मैं उठकर छत से चिपक गया। मैंने डर के मारे तेजी के साथ हाथ पांव हिलाए। फिर मेरी चीख भी निकल गई और मैंने अपने को धड़ाम से नीचे बिस्तर पर गिरते महसूस किया। मेरी समझ में नहीं आया कि ये कैसे हुआ। मेरी टांग इस वक्त भी हुक पर लटकी हुई है। फिर मैं ऊपर छत तक कैसे उड़ गया? और मुझ में कोई पंख तो है नहीं जो इस प्रकार उड़ जाऊं। मेरी चीख सुनकर नर्स भागी भागी आई। मैं पसीने से नहा गया था। क्या हुआ आपको? उसने पूछा। मैं उड़ रहा था। ओह, आपने सपना देखा होगा। वो मुस्कुरा कर बोली। आपकी चीख सुनकर तो मैं डर ही गई थी। हाँ, वो सपना ही होगा। आपने ऐसा महसूस किया होगा जैसे आप ऊपर उड़ रहे हैं, फिर धड़ाम से नीचे गिरे हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही था। पर मैं तो सो नहीं रहा था। आपको ध्यान ना रहा होगा। बीमार आदमियों को या बच्चों को अक्सर ऐसे सपने दिखाई पड़ते हैं। हाँ, ऐसा ही रहा होगा। भला मैं उड़ कैसे सकता हूं? मुझे अपने पर ही हंसी आ गई। बेकार चीख कर नर्स को परेशान कर दिया। वो बेचारी भी क्या सोच रही होगी। थोड़ी देर तक मुझसे बातें करने के बाद नर्स बाहर चली गई। वो मुझे तसल्ली दे गई थी। हालांकि उसने मुझे नींद की दवाई भी दी हुई थी ताकि मैं आराम से सो सकूं। उसी कारण शायद मुझे हल्की नींद आई थी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था कि मैं पूरी तरह सो गया हूंगा। और जब मैं सोया नहीं था तो सपना कैसा? नींद की दवा तभी तो कारगर होती है जब आदमी के दिमाग में मानसिक परेशानियां घटने लगे। पर मैं तो एक साथ हजारों बातें सोच रहा था। मैं ये भी सोच रहा था कि विक्की मुझसे मिलने क्यों नहीं आया। क्या उसे दुर्घटना की खबर नहीं लगी?
या उसके पास यहां आने जाने के लिए पैसा नहीं रहा। मैं इस स्थिति में पहुंच जाऊं और विकी मुझे देखने ना आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता था। मैं अभी तक मालती के बारे में भी कुछ नहीं जान पाया था। क्या वो उस रात काहिरा वाली फ्लाइट पर चढ़ गई थी? न जाने वो कहां होगी। मेरी आंखों के आगे फिर धुंधलका छाने लगा, हल्का सा नशा, नींद का नशा। शायद ये उसी दवा का प्रभाव था, पर अभी मेरा दिमाग सोया नहीं था। उसमें सोचने समझने की क्षमता थी। ये नशा कुछ और गहरा होने लगा और दिमाग सोने लगा। तभी मुझे आभास हुआ जैसे मैं फिर से हल्का हो गया हूं। यह सपना है। यही सोचकर मैं अब चीख कर नर्स को परेशान नहीं करना चाहता था। मैं हल्का होकर छत पर घूमूं, बाहर घूमूं या कहीं भी जाऊं, ऐसा सब कुछ तो सपने में होता है। और मैं अब कमरे में तैर रहा था। मुझे दर्द नहीं हो रहा था, बल्कि अब आनंद आ रहा था। मैं अपने आप को देख रहा था कमरे में तैरते हुए। मैंने सोचा कि मैं तैर ही क्यों रहा हूं, सीधा क्यों नहीं हो जाता। मैं बहुत कोशिश करता रहा कि मैं सीधा होकर दरवाजे से बाहर निकलूं, खुली हवा में विचरण करूं, देखूं कि क्या हो रहा है। आमतौर पर आदमी को सपने में जो कुछ दिखाई देता है वो बाद में याद नहीं रहता, पर मैं सोच रहा था कि मुझे जो सब नजर आ रहा है बाद में भी याद रहेगा। बहुत देर तक मैं कमरे में ही तैरता रहा। फिर ना जाने क्या हुआ कि मुझे गहरी निद्रा आ गई। जागने पर मुझे इतना ही याद रहा कि मैं रात को कुछ समय कमरे में तैरता रहा था। खून